स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऑथर खुशवंत सिंह हैं, जिनका बचपन का नाम था खुशहाल सिंह, और इनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ और इनकी मृत्यु 20 मार्च 2014 को हुई। He was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. वे भारतीय लेखक, वकील, डिप्लोमेट रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, इसके अलावा पॉलिटिशियंस रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं वो। His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan। 1947 के भारत विभाजन का अनुभव उन्हें प्रेरित करता है कि वे ट्रेन टू पाकिस्तान एक नावल लिखें, जो कि 1956 में उनका प्रकाशित हुआ, और ये एक उनके बहुत ही वेल नोन, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक रहा। ही बिलोंग्ड टू अ सिख फैमिली, सिख फैमिली से संबंध रखते थे। दिस स्टोरी इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और इन ऑटोबायोग्राफिकल वे। ये कहानी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है, या यूं कहें कि आत्मकथा के तरीके से लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का अर्थ होता है जब राइटर अपने आप को एक करैक्टर के रूप में, एक पात्र के रूप में उस कहानी में इंक्लूड होता है, शामिल होता है। और ऐसी स्थिति में बहुत बार हम देखते हैं कि जो आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन का उस कहानी में यूज़ किया जाता है। आई प्रोनाउन जहाँ कहीं भी यूज़ होगा, इसका मतलब ये है कि ऑथर उस कहानी में स्वयं शामिल है और वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोइम मानी जाती है, और उसको ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग भी कहा जाता है। इट मीन्स ऑथर इज प्रेजेंट इन दिस स्टोरी एज एन कैरेक्टर। सो दिस इज a brief introduction about the author Khushwant Singh, who was born on 2nd February 1915 and died on 20 March 2014। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इस बुक हॉर्नबिल का, वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ फर्स्ट चैप्टर हमारा, और इसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनको हमने चैप्टर को रीड करते समय उनकी मीनिंग को नोटिस करना है। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एंड द सेकंड एक्सप्रेशन है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एंड थर्ड एक्सप्रेशन है a turning point, और फोर्थ है accepted her seclusion with resignation, and next expression है a veritable bedlam of chirpings, और next है frivolous rebukes, और next है the sagging skins of the dilapidated drum। so इस तरह से ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने इस स्टोरी को पढ़ते इसमें इनके कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग को हमने जानने की कोशिश करनी है, इसके किस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है। सबसे पहले जो नोटिस करने योग्य बात है वो है कि ऑथर ने एक प्रोनाउन यूज़ किया है, वो है माई ग्रैंड मदर। माई प्रोनाउन यूज़ किया है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये कहानी लिखी गई है, इसलिए माई स्टैंड्स फॉर द ऑथर। ऑथर के लिए
ये लिखा जा रहा है माई प्रोनाउन। तो ये कहानी क्या है? कहानी ऑथर और उसकी दादी के बारे में है। ऑथर अपनी दादी के बारे में यहाँ पर कहानी सुना रहा है। बहुत ही पैशनेट और एंथुजियास्टिक तरीके से वो इस कहानी को सुना रहा है। तो ऑथर कहता है कि मेरी दादी प्रत्येक की दादी की भांति एक बूढ़ी औरत थी। प्रत्येक की दादी की भांति मेरी दादी भी एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. वह बूढ़ी और रिंकल्ड का अर्थ है झुर्रियों वाली, जिसके चेहरे पर बहुत सारी धारियां पड़ी हों ड्यू टू ओल्ड एज। धारियों वाली, झुर्रियों वाली थी जब से मैं उसे 20 वर्षों से जानता था। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वह एक समय जवान और सुंदर थी। And had even had a husband. और उसका भी पति था। But that was hard to believe. लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल था। हार्ड टू बिलीव जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ पर विश्वास करने में कठिनाई होना। तो ऑथर को ये सब बिलीव करने में, इस सब बातों पर, उन लोगों की बातों पर बिलीव करने में कठिनाई होती थी। ये कहानी 3 फेजेस में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स। और ये सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी गई है इस कहानी के बारे में, उसके बाद फेजेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये कहानी 3 फेजेस में बांटी गई है, डिवाइड की गई है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी गई है। तो फर्स्ट फेज जो है वो ऑथर और दादी का गांव में है। और सेकंड फेज जब वो शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। और थर्ड फेज जो है उसमें ऑथर हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला जाता है। तो इस तरह से 3 फेजेस में ये कहानी हमने 1 बाय 1 पढ़नी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब आगे ऑथर कह रहा है कि मेरे दादाजी का फोटो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस होता है जहाँ पर आग जलाई जाए, ऐसी जगह जहाँ पर आग जलाई जाए, यानी कि फायर प्लेस को मेंटल पीस कहा जाता है। फायर प्लेस, आग जलाने की जगह। तो मेरे दादाजी का ड्राइंग रूम में आग जलाने वाली, यानी कि चूल्हे के ठीक ऊपर एक फ़ोटो टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, उसने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, बड़ी पगड़ी पहन रखी है उसके दादा ने, और लूज फिटिंग क्लोथ्स हैं, और ढीले ढाले कपड़े हैं, ढीले सिले हुए या ढीले कपड़े। हिज लॉन्ग white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि खुशवंत सिंह एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके दादाजी भी एक सिख रहे होंगे। तो इस वजह से उनकी दाढ़ी बहुत नीचे तक लटकी हुई उस फोटो में दिख रही है, जिसने उनकी छाती को ज़्यादातर ढका हुआ है। और वो लगभग 100 साल बूढ़े दिख रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उस फोटो को देखकर, अब खुशवंत सिंह आगे लिख रहे हैं कि उस फोटो को देखकर ऐसा लगता था कि वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी कोई पत्नी हो सकती है या फिर बच्चे हो सकते हैं। क्यों? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो इस तरह के व्यक्ति दिख रहे हैं जैसे मानो उनके
बहुत से पोते पोतियां हों। बहुत सारे पोते पोतियां हो सकते हैं उनके, जैसे वो उस फोटो में दिख रहे हैं, और उनको देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वो शायद काफ़ी बूढ़े दिख रहे हैं उस फोटो में, इसलिए उनको इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पर खुशवंत सिंह दे रहे हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और जहाँ तक एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारा ऊपर हमने पढ़ा, वो यहाँ पर दिया गया है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जिसका अर्थ ये होता है कि दिस एक्सप्रेशन मीन्स it was very hard for the author to believe that once his grandmother was young and pretty। ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पर दिया गया है उसका अर्थ ये है कि ऑथर को ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उसकी दादी कभी जवान, सुंदर और ब्यूटीफुल रही थी। यहाँ पर प्रेटी जो है वो शारीरिक सुंदरता के लिए कहा जा रहा है, और ब्यूटीफुल जो है वो आंतरिक सुंदरता यानी कि स्वभाव के लिए ब्यूटीफुल यूज किया जा रहा है। शी हैड बीन द सेम फॉर द लास्ट 20 years द ऑथर हैड सीन हर। और ऐसा प्रतीत होता था ऑथर को जैसे मानो वह पिछले 20 वर्षों से ठीक इसी तरह की रही होंगी जैसी वो आज दिखती हैं। सो ही एज्यूम्ड शी हैड बीन द सेम ऑल हर लाइफ। इसलिए ऑथर ये मान लेता है, ये एज्यूम कर लेता है कि वह सदा वैसी ही रही होंगी जैसी वो अभी है। इसलिए वो उसके जवान होने और उसकी सुंदर होने के विचार पर विश्वास नहीं कर पाता है। जो लोगों से सुनता है वो, तो उनके लोगों की बात पर उसे विश्वास नहीं हो पाता है कि उसकी दादी भी कभी जवान रही होगी, कभी सुंदर रही होगी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ हर गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब दादी, आगे ऑथर कह रहा है कि वह हमें अपने बचपन के समय खेली जाने वाली खेलों के बारे में बताया करती थी। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है यूज्ड टू जो है ये मॉडल है, और यूज्ड टू का मतलब होता है, इस मॉडल का अर्थ होता है जो पहले या बीते समय में, पास्ट में जो फ्रीक्वेंटली कोई एक्शन या कोई काम किया जाता रहा हो। तो वह हमें अपने बचपन के समय खेली जाने वाली खेलों के बारे में बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और ऐसा सुनाना हमें बिल्कुल एब्सर्ड प्रतीत होता था। एब्सर्ड का मतलब है एक्सट्रीमली सिली, रिडिकुलस, असंगत बात होना। तो उसकी ये बातें हमें बहुत ही असंगत प्रतीत होती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड मतलब नॉट डिग्निफाइड, अशोभनीय प्रतीत होती थी। अब खुशवंत सिंह जो एक छोटा बच्चा था, जब दादी अपने बचपन के समय खेली जाने वाली खेलों के बारे में उसे बताती थी, तो ये उसे बहुत ही अशोभनीय प्रतीत होता था कि इतनी बूढ़ी ऐसी डिग्निफाइड कभी ऐसी भी खेलें खेलती रही होंगी। और एंड बी ट्रीटेड इट लाइक द फीबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और उसके द्वारा सुनाई गई कहानियाँ हमें फीबल्स प्रतीत होती थी। फीबल्स का मतलब है शॉर्ट मॉरल स्टोरीज या पैराबिल, किस्सा या नीति कथा या छोटी सी मॉरल स्टोरी, उसको फीबल कहा जाता है। तो हमें वो फीबल्स की तरह प्रतीत होती थी।
ऑफ द प्रोफेट्स। प्रोफेट्स का मतलब है कोई पैगंबर या भविष्य वक्ता। किसी भविष्य वक्ता के, किसी पैगंबर के द्वारा सुनाई हुई छोटी नैतिक कहानी की भांति प्रतीत होती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह सदा छोटे कद की, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. तो स्टूडेंट्स, खुशवंत सिंह आगे लिखता है कि उसकी दादी का चेहरा झुर्रियों से इस प्रकार से भरा हुआ था कि वह कहीं से भी कहीं के लिए चलती थी। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें विश्वास था कि वह ऐसी ही थी, कि वह सदा ऐसी ही थी जैसा हम उसे आज जानते थे। Old, so terribly old. बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी that she could not have grown older. कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और वह पिछले 20 वर्षों से उसकी उम्र जैसे रुक ही गई थी। वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो रही थी। ऑथर ये महसूस करता है कि पिछले 20 वर्षों से उसे अपनी दादी एक ही उम्र की दिखाई पड़ती है, बिल्कुल बूढ़ी, पिछले 20 वर्षों से एक ही जैसी। शी could never have been pretty. वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। प्रीटी यहाँ पर शारीरिक रूप से सुंदर होना, फिजिकली प्रीटी होना, सुंदरता होना, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल ब्यूटी। तो ऑथर कह रहा है कि वह कभी भी प्रीटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छे स्वभाव की थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वह सदा सफ़ेद कपड़े पहने हुए, स्पॉटलेस वाइट का मतलब है सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हबल्ड का मतलब है लंगड़ा कर चलना। वह लंगड़ा कर चलती रहती थी घर में और सफ़ेद कपड़े पहने रहती थी और सदा अपनी कमर पर एक हाथ को रखे रखती थी ताकि वह अपने स्टूप का मतलब है कुबड़ को बैलेंस कर सके। अपने कुबड़ को संतुलित करने के लिए एक हाथ सदा अपनी कमर पर रखे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और दूसरे हाथ में वो मनकों की माला फेरती रहती थी। रोजरी का मतलब है मनकों की माला, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मनकों की माला। मनकों की माला के लिए रोजरी कहा गया। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. और उसके सफ़ेद बालों की, लॉक्स का मतलब है लटें, उसके चेहरे पर, उसके पीले चेहरे पर अनटाइडली, बेढंगे तरीके से बिखरी रहती थी। उसके कहाँ बिखरी रहती थी? उसके पेल पकड़ फेस, पकड़ का मतलब है रिंकल्ड, उसके रिंकल्ड चेहरे पर, झुर्रियों वाले चेहरे, पीले चेहरे पर बेढंगे तरीके से उसकी सफ़ेद बालों की लटें बिखरी रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उसके होंठ सदा, इनऑडिबल का मतलब है जो सुनाई ना दे, धीरे से फुसफुसाना, धीरे से कहना। तो और उसके होंठ बिना सुनाई देने वाली प्रेयर को बोलने के लिए हिलते रहते थे। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of beauty, white serenity, breathing peace and contentment. अब राइटर कहता है कि वह सर्दियों के पहाड़ पर किसी लैंडस्केप की भांति थी। लैंडस्केप मतलब किसी फोटो की भांति थी, जो कि क्या था? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी,
अब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी फर्स्ट में ही दिया गया है, तो इसका अर्थ होता है जो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी है उसका अर्थ है इट रेफर्स टू द काम पीसफुल एंड serene character and conduct of author's grandmother. She is compared to a peaceful winter landscape in the mountains. माउंटेन्स के ऊपर जो सर्दियों के समय में सफ़ेद रंग का बर्फ दूर से दिखाई पड़ता है, बिल्कुल शांत सुंदर, तो उसी तरह से वो बिल्कुल शांत, स्थिर और कंटेंटमेंट का अर्थ है संतुष्टि से भरी हुई, शांति से रहती हुई दिखती थी।